की रिकॉर्डिंग मिल गई थी आप लोगों को? ठीक है, गुड। अच्छा जी, आज हमने कल के असाइनमेंट पहले मुझे दिखा दें, क्या किया आप लोगों ने? आपने दिया था ये आपने जिस नेवर। तरह कहा था तो इसको मैंने शिफ्ट किया, गुड। वो सिर्फ लाइन मैंने मतलब एल आई का टैग था वो चेंज किया उसमें, एंकर टैग भी। एंकर टैग तो उधर ही है ना, बिल्कुल स्पेसिस भी गुड, ऐड की हैं वो सारी। वेरी गुड। ठीक। फराज जी, आपका सलमान। जी मैम, वो इसका समझ में लगी थी विजुअल्स की, तो वो ये कि बिजी भी था, कल काम था, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीक में करवा ठीक है, ठीक है। फराज अली, ये जो आपने ज्वाइन किया फराज भट्टी, ये वही है ना? अच्छा जी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं फराज, सवाल और बाकी लोग जो हैं, आप लोग ज़रा। मैं मुझे कल वो नेबर माइक की एक हाँ जी वही वाली ना। जी जी। मैंने शेयर किया वो प्रैक्टिकल वो उसकी डिजिटल मार्केट वो एड्स रन करने के लिए। मैंने एक ही भेजी। गुड। ठीक है। आगे कौन है जी? बाकी लोग भी साथ साथ जो है ना, एक के बाद एक अपनी स्क्रीन शेयर करते जाए। जी, माज अपनी दिखाएं आप स्क्रीन, क्या किया आपने? गुड। ठीक है सलमान। अच्छा जी, माज और बिलाल, आप लोग भी अपना दिखा दें। गुड, ठीक है जी। आगे क्या? एडिटिंग। जी माज, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही और हम लोग आप ही का वेट कर रहे हैं। जल्दी से असाइनमेंट दिखाएं। मेरे लैपटॉप के कीपैड कीपैड खराब हो गया, तो इस वजह से मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है। हम वापस आ जाते हैं काम पे। और कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ये असाइनमेंट, जिसका मैंने बनाया था यहाँ पे नैवार। और अगर इसको मैं जूम कर दूँ 100 पे तो ये आ गया। अच्छा, इसको मैं लाइव करती हूँ। तो ये कुछ हमने कल बनाया था, ठीक है। यानी हमने कल नैवबार का जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया था। आज हम इस स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सीएसएस को, और इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आप लोग अपने माइक जो है ना वो म्यूट ही रखें। बिलाल और ये भी मास का भी बंद खुला हुआ था। आ जाए जल्दी से। और भी। अच्छा जी,
आज हम इसको लेके आएंगे इस फॉर्मेट में कि कल हमने बात की इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ों की, ठीक है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को एक रो के अंदर लेके आएंगे और इन सारी चीज़ों का मैं आप लोगों से जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट किए हैं इन सब का पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक डिटेल्ड लेक्चर होगा जिसमें मैं आप लोगों से जो है ना वो ये सारी चीज़ों का पूछूंगी, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो अभी क्यों इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो आप लोग दोबारा से ज़रा पिछले सारे लेक्चर्स को, तकरीबन 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, हमारा आज चौथा लेक्चर है, तो आप लोग उनको रिपीट करें और उसके बाद हमें जो है ना हम आप लोगों से पूछेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। तो ये अब लेके आना है हमने इनको एक ही लाइन में। अब उसके लिए क्या है, अब एक ही लाइन में लेके आना एलिमेंट्स को, ये आपकी आ जाती है CSS में, ठीक है। कल हमने CSS को थोड़ा सा देखा था, शायद लेक्चर 3 के जो हमने बनाया हुआ था इसके अंदर। तो आज हम लोग जो है ना यहाँ पे काम करेंगे जी कि CSS को लिंक कैसे करते हैं। अब CSS होती क्या है आपके पास, हमने ये लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि CSS को कहा जाता है जी कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। हम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल और शीट। यानी एक तरह की ये एक स्टाइल शीट है जो क्या करती है, आपके HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने में आपकी हेल्प करती है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको समझ लग गया, जो हम बात करते थे कि HTML में हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को इस चीज़ की समझ लग गई। आज हम बात करेंगे CSS की यानी स्टाइलिंग की। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको जो डिज़ाइन देना है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CSS। कंट्रोल और बैकस्लैश, ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला बटन आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये आपके लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम है जी आप लोगों का कि हमने इनको लेके आना है एक ही रो में। तो एक ही रो में लाने के लिए आपको CSS करनी पड़ेगी और CSS लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 मेथड्स। कौन कौन से, सबसे पहला आपके पास मेथड आ जाता है इनलाइन CSS, उसके बाद सेकंड वाला आपके पास आता है इंटरनल CSS एंड थर्ड वाला आपके पास मेथड आता है जी एक्सटर्नल CSS। अब ये क्या है, एक्सटर्नल CSS से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सटर्नल CSS हमारे पास क्या है, लेक्चर 3 में ही चले जाते हैं और उसको गो लाइव करते हैं, ये रहा, ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS क्या है कि भाई आप CSS की एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। आप एक फाइल बनाएंगे जिसका आप नाम देंगे style.css या जो भी आप नाम देना चाहें, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर आप कोड करेंगे, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल CSS। अभी आप देखिए मेरे पास ये आ रहे हैं इस तरह से, मैं इसको कह देती हूँ कि भाई आपने क्या काम करना है, जो हमारी LI है, LI सिलेक्टर, और प्रॉपर्टी का नाम मैं इसको दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, और कलर इसको मैं दे देती हूँ रेड। अब आप देखिए मैंने कहा है कि जहाँ पे भी LI है ना उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे एक मसला देखेंगे कि यहाँ पे LI का बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ। मुझे बता सकते हैं क्यों नहीं हुआ? मैम क्योंकि अभी हमने इसका जो लिंक है उसको बॉडी में हेड के अंदर लिंक टैग के जरिए अटैच नहीं किया। बिल्कुल। अब आप देखिए आपने CSS की सेपरेट फाइल बना दी है, आपने HTML की फाइल के अंदर उसको लिंक नहीं किया। अब ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये वाली CSS जो आपने लिखी है वो इस फाइल के लिए लिखी है? उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको लिंक करेंगे, ठीक है। लिंक का तरीका क्या है, आप लिखेंगे लिंक कोलन CSS, ठीक है, ये आ गया। आप अगर इसको लिखेंगे तो ये आपकी CSS को लिंक कर देगा। href जो है ना यहाँ पे आप अपनी बताते हो पाथ का, फाइल का पाथ। अब वही सिनेरियो कल वाला, फोल्डर सेम है आपकी HTML फाइल का और CSS की फाइल का, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ./style.css, सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो इनका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, सही है। अब चलते हैं आगे।
ये था आपका एक्सटर्नल सीएसएस का तरीका। इंटरनल सीएसएस आप किसको कहते हैं कि जब आप हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग यूज करें और उस टैग के अंदर सीएसएस लिखें, इसको आप क्या कहते हो? इंटरनल सीएसएस। मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि भाई एल का जो है ना वो बैकग्राउंड कलर कर दो आप, एल का जो, बल्कि मैं कहती हूँ टेक्स्ट जो है ना वो आप कर दो। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप कलर की प्रॉपर्टी यूज करोगे। मैं इसको कहती हूँ कि कलर ये कर, ठीक है, कैडेट ब्लू। तो इसने इनका कलर जो है ना वो कैडेट ब्लू कर दिया, ठीक है। ये थी आपकी इंटरनल सीएसएस। इसके बाद तीसरा तरीका आता है इनलाइन सीएसएस। आप टैग के अंदर एज एन एट्रीब्यूट पास करते हो स्टाइल का टैग, और इसको आप कहते हो, मैं इसको कह देती हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका, बल्कि बैकग्राउंड कलर की बजाय मैं इसको ये कह देती हूँ टेक्स्ट का साइज। तो आप यहाँ पे कहेंगे फ़ॉन्ट साइज, और मैं इसको कह देती हूँ 30 पिक्सल। तो ये क्या करेगा? मेरे टेक्स्ट का साइज जो है वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये थी आपके 3 तरीके। अब आप एक मुझे बात बताएं, मैंने तीनों तरीकों में एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन में एल को टारगेट किया, ठीक है। मैंने ये कहा कि एल का बैकग्राउंड कलर कर दो रेड एक्सटर्नल सीएसएस में। इनलाइन में कहा एल का जो टेक्स्ट का कलर है वो कर दो चेंज। उसके बाद मैंने इसमें कहा कि उसका फॉन्ट साइज जो है वो ज़्यादा कर दे। क्या हो अगर मैं हर सीएसएस में इसमें भी आकर एक ही प्रॉपर्टी दूं बैकग्राउंड कलर, लेकिन मैं यहाँ पे आके इसको कह दूं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये कर दे, ठीक है। नीचे आकर वही सेम प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर की इसको दे दूं, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे आकर मैं ये कर दूं ब्लू वायलेट। अब मुझे बताएं इन तीनों में से कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा? है तो एल आई, यहाँ पे भी एल आई, यहाँ पे भी एल आई, ये रहा एल आई नीचे, ठीक है, और यहाँ पे भी एल आई। लेकिन कलर मैंने तीनों को चेंज दिए, एक को रेड, एक को ब्लू वॉयलेट, और एक को ब्लू कैडिट या जो भी है बेजी कलर जो है। तो मुझे बताएंगे इन तीनों में से बैकग्राउंड कलर जो आपके एल आई का होगा वो कौन सा होगा? ओनली स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी इनलाइन। आप क्या कह रहे हो कि ये वाला? ठीक है। और आप सलमान? जिसका यानी ये वाला जी, आप पीछे से इनलाइन। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया है। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या होगा? इनलाइन वाला, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हेडर वाला इसलिए है क्योंकि हमने इसको जो है ना वो इनलाइन सीएसएस नहीं दी हुई। तो हमेशा आपके सीएसएस में एक लफ्ज यूज होता है कास्केडिंग। ये इस लफ्ज का मतलब है ऑर्डर, ठीक है, यानी तरतीब। तो आपकी सीएसएस हमेशा तरतीब में रन करती है। जो चीज़ पहले है पहले वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अगर आपने दोबारा से उसी चीज़ को नीचे रिकॉल किया हुआ है तो फिर पहले वाली ओवरराइड होगी और नीचे वाली आपकी जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। और एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन में सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी वही चीज़ लेती है, यानी हमेशा इम्प्लीमेंट वही चीज़ होती है जो सबसे एंड पर होती है, ठीक है। अगर इसके बाद आप कोई और कलर दे देते तो वही कलर इंप्लीमेंट होना था, ये वाला कलर ओवरराइड हो जाना था। ये है आपकी सीएसएस। अब आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। मैं इसको भी जो है ना वो कमिट कर देती हूँ। तीनों चीज़ों की समझ लगी? तीनों में से जो बेस्ट होता है वो एक्सटर्नल सीएसएस है। हाँ, एक्सटर्नल सेपरेट फाइल बना ताकि कोड जो है ना आपका गंदा ना हो। इससे क्या हो रहा है ये देखें, आपने HTML के अंदर ही CSS कर दिया। अभी तो ये 1 लाइन का कोड है, आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो ये 1000 लाइन का कोड होगा। तो क्या होगा कि HTML की फाइल में पहले आप स्क्रॉल करते जाओगे, 1000 लाइन नीचे जाओगे, फिर कहीं आपको HTML का कोड मिलेगा। तो इसलिए आप बेहतर तरीका ये होता है कि HTML की सेपरेट फाइल और CSS की सेपरेट फाइल। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेती हूँ, मैं इसको नाम दे देती हूँ index.css, और मैं इसको जो है ना पहले लिंक कर लेती हूँ। लिंक का तरीका क्या है? टाइटल के नीचे आप आएंगे, link:CSS। ये नाम इन्होंने अपनी तरफ से href दिया हुआ है, आप इसको हटाएंगे और दोबारा से // करके index.css। चेक करने का तरीका यह है कि अगर आप कंट्रोल करें और उसके ऊपर क्लिक करें तो आप उसी फाइल में चले जाएं, तो उसका मतलब है कि आपकी फाइल सही तरह से लिंक है। नाम क्या आपका?
अच्छा जी, वापस आते हैं और अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हमने CSS की फाइल क्रिएट कर ली। अब मसला ये है कि हमने CSS में एक काम किया हुआ है, वो HTML में काम किया हुआ है, वो ये कि एलिमेंट्स को हमने इस तरह से यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर कर लिया है। हमने इनको लाना है एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में लाने के लिए आप CSS की फाइल में जाएंगे और आप सबसे पहले अपने HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। आपका पेरेंट एलिमेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने पेरेंट एलिमेंट बनाया हुआ नैव का टैग, इसके अंदर हमने 3 टैग बनाए थे, एक लेफ्ट, एक सेंटर और एक राइट। तो आपने इनके पेरेंट के पास जाना है, यानी इन तीनों टैग्स का पेरेंट कौन है, ये नैव टैग। तो आप नैव टैग को उठाएंगे, पेस्ट करेंगे और इसको आकर कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। आगे की लाइन में अब फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स आपकी CSS की एक प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है, आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो इनलाइन हो, इनलाइन तो पहले इनलाइन एक ही लाइन में होते हैं ना, आपके जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सब को ये एक ही रो में ले आता है। ठीक है, ये काम है आपके फ्लेक्स बॉक्स का। फ्लेक्स बॉक्स आपकी CSS की प्रॉपर्टी है, ये आपके लेआउट को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करती है, यानी आपके एलिमेंट्स की अलाइनमेंट क्या होंगी, आपके एलिमेंट्स किस जगह पे आएंगी, उसको सेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब ये HTML की जो इनलाइन ये जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ काम करती है फर्स्ट पेरेंट और फर्स्ट चाइल्ड, यानी ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। लेकिन अगर इस चाइल्ड के अंदर चले जाएं तो ये जो है ना, ये वाला एलिमेंट, ये इस फर्स्ट वाले का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड, ऐसा ही है। ये चाइल्ड, ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है और ये आगे उसका टैग है, तो ये क्या होगा, ग्रैंड चाइल्ड। तो आपकी ये जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ काम करती है फर्स्ट पेरेंट और फर्स्ट चाइल्ड, यानी ये इस पे अप्लाई किया है तो इसके जितने भी चाइल्ड है ना, इन पे इनको ये एक रो मिल जाएगा। अब अगर आपने जैसे यहाँ पे है, इनको एक रो में लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप जाएंगे इनके पेरेंट के पास, यानी ये जो li है इनका पेरेंट कौन है, ये div। तो आप इसको क्या कहोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे सेंटर में। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके कहती हूँ ना कि div, और इसको भी क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आप एक चीज देखें कि ये सारे के सारे आ गए हैं सेंटर में एक ही लाइन में। अब एक मसला है, मैं इधर आके कह रही हूं कि भाई ये जो मेरी डिव है ना, जिसके अंदर इमेज है, इस डिव का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड, बाकियों का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अब एक मसला आएगा, मैं यहाँ पे आके कहती हूँ डिव जो इमेज वाली है उसका आप क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर एक्वा, सिर्फ इमेज का बैकग्राउंड कलर हो, लिंक्स का और जो आइकन्स थे उनका बैकग्राउंड कलर ब्लू ना हो। लेकिन आप यहाँ पे एक मसला देखोगे, ये सबका बैकग्राउंड कलर चेंज है, क्यों? मैम क्योंकि हमने इसका ग्रैंड चाइल्ड का साथ यूज नहीं किया, डिव के साथ ग्रैंड चाइल्ड इमेज टैग को, क्योंकि हमने यहाँ पे आके कहा हुआ है कि डिव का बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो। अब ये क्या करेगा, HTML की फाइल में जितनी भी डिव हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये आप माइक म्यूट कर लें अपना, ठीक है। जितने भी डिव हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। इसको तो नहीं पता आप अपने जहन में क्या सोच रहे हैं, इसको तो वही पता है ना जो इसको आपने यहाँ पे लिख के दिया है। और आपने क्या कहा है, जितने भी डिव हैं उनका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, एक्वा। तो यहाँ पे आकर हम सर्च करते हैं ना, जरा कंट्रोल F कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखें डिव, तो ये देखें इसने इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, एक्वा कर दिया, इसका भी एक्वा कर दिया और इसका भी एक्वा कर दिया। लेकिन हमें तो सिर्फ पहले वाले का चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे क्लासेस को। किसको यूज करेंगे, क्लासेस को। क्लास क्या होता है जी, आपके एलिमेंट का डमी नाम, ठीक है। क्या होता है, डमी नाम। आपके एलिमेंट का टैग का सीधा नाम क्या है, डिव। अगर आप इसको एक निक नेम देना चाहो तो आप वो दे सकते हो, क्लास को यूज करोगे। क्लास एक एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को डमी नाम देने में हेल्प करता है।
तो आप इसको नाम दे सकते हो। ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है तो हम इसको लेफ्ट कह सकते हैं, या ज़्यादा इसको अच्छा बताने के लिए कि इसको देखकर नाम को पढ़ के इसके काम की समझ आ जाए तो आप इसको ये कह सकते हैं नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट। तो इससे पता चल रहा है कि नैव बार का लेफ्ट है ये। इसके बाद अगर यहाँ पे आ जाए, इस डिव को क्लास दे दें नैव सेंटर, और अगर नीचे आ जाएं इसके पास तो ये राइट सेक्शन है तो इसको दे दें क्लास नैव राइट। ठीक है, आ गया ऐसे। अब क्या करना है मैंने क्या करना है जी भाई, HTML के एलिमेंट्स को कभी भी उनके नाम से CSS में टारगेट नहीं करना। आपको पता है कि HTML के एलिमेंट बार बार नीचे क्या हो जाते हैं, रिपीट होते हैं। अब देखो ये डिव मैंने यहाँ पे यूज़ किया 3 दफ़ा, नीचे भी यूज़ हुआ है। ये li का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये 5-6 दफ़ा और भी कहीं यूज़ हुआ है। तो आपने HTML के एलिमेंट्स को उनके नाम से टारगेट CSS में नहीं करना, नहीं तो आपके पास वही मसला आएगा जो अभी मेरे पास आया। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट एलिमेंट्स को देनी है क्लासेस, और क्लासेस की बेस पर उनको करना है टारगेट। अच्छा, जब आप एलिमेंट को उसके नाम से गेट करते हो ना, तब आप उसका नाम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो और आइडेंटिफायर बनाकर काम शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आप क्लास देते हो ना, फिर उसका तरीका क्या है कि आप क्लास का नाम उठाओ और इधर लिखने से पहले आप लिखो डॉट क्लास का नाम। ठीक है, इससे डॉट से पता चल जाता है कि अच्छा ये एक क्लास है। ठीक है, और अब मैं अगर इसको कहूँ ना बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो अब आप देखोगे कि सिर्फ एक्वा कलर हुआ है इमेज का, लिंक्स का और आइकन्स आपके वैसे ही हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि आइकन्स का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, एक्वा हो जाए, तो मैं यही क्लास उठाकर इसको भी दे देती हूँ स्पेस, ये लें, तो आइकन्स का भी बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, एक्वा। ठीक है, यानी आप एक क्लास के नाम को मल्टीपल टैग्स को दे सकते हो। यानी ये एक नाम था ये वाला, मैंने लेकिन इसी नाम को इधर भी पेस्ट कर दिया। तो आप एक नाम को मल्टीपल टैग्स जो है वो दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग देखें, आप लोगों की एक क्लास होती है, 4 नाम भी दे सकते हैं, 5 नाम भी आप इस बदले नाम से कॉल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये है। अच्छा जी, अब ये तो था सिर्फ आप लोगों को ना समझाने के लिए। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं। हमें अभी ज़रूरत किसकी है, नैव सेंटर की, क्योंकि हमने इसको भी क्या करना है एक ही लाइन में। तो हम यहाँ पे आके कहते हैं डॉट नैव सेंटर, तुम क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स एक ही लाइन में ले आएगा एलिमेंट को। ठीक है, ये रहा आगे। अब एक मसला है कि ये देखिए इमेज नीचे है, ये आपके ऊपर है आइटम्स। इनके लिए क्या करेंगे, जब आपने अपने एलिमेंट्स को वर्टिकली सेट करना हो, यानी देखिए कुछ एलिमेंट्स ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, आप इनको एक ही जगह पे सेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम सेंटर। ये क्या करती है, ये y एक्सिस में, यानी आपको याद हो x एक्सिस और y एक्सिस आपके 2 डायमेंशन होते थे, तो y एक्सिस में यानी टॉप से बॉटम वाली जो अलाइनमेंट है उसको सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे मैं ये करूँगी तो आप देखें इक्वल आ गया एक ही लाइन में। अब मुझे ये चाहिए x एक्सिस में इनके दरमियान स्पेस और ये सेंटर में, उसके लिए मैं क्या करूँगी, x एक्सिस के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये क्या होगा, इन तीनों चाइल्ड्स के दरमियान आ गई स्पेस। ठीक है, अब दरमियान वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, ये दोनों प्रॉपर्टीज उस वक्त तक काम नहीं करेंगी जब तक आपने ये ना लिखा हो डिस्प्ले फ्लेक्स, ये लाजमी है। इसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टीज, और ये तीनों प्रॉपर्टीज पेरेंट टैग की हैं, यानी ऐसा टैग जिसके पास चाइल्ड मौजूद हो, चाहे चाइल्ड एक ही क्यों ना हो। पेरेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, चाइल्ड के ऊपर ये काम नहीं करेगी। इधर तक क्लियर है। अब इसी के अंदर भी आ जाते हैं, हमें इसके दरमियान भी चाहिए गैप। अब सबसे पहले एक चीज देखें आप लोग, ठीक है आ जाए,
वालेकुम सलाम। बिल्कुल आप असल में क्या होता है कि हम लोग आपको सिखाते हैं, आप देखें आपको एक चीज़ पढ़नी सिखा दी जाती है, आप फिर पढ़ते डिफरेंट चीज़ें, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं। आपको पढ़ना आ गया आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वैसे ही हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं, आपको एक दफ़ा आप सीख लेते हैं उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों की बेसिस सेट करते हैं, आप लोगों को साथ साथ लाइव प्रोजेक्ट, ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम वही बना भी रहे हैं, बच्चों को समझा भी रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं और थ्योरेटिकल भी हमसे जितना होता है हम उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही होगा कि हम लोग आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और फिर आप लोगों की हेल्प भी करेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकें। हम लोग बल्कि आप लोग ये कर लेना, आप लोगों ने अभी लेनी क्लासेस के लिए ज्वाइन किया हमें? हाँ ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के लिए ये हो जाएगा कि आप लोगों को जो हम लोग प्रोजेक्ट्स देंगे ना, आप लोगों का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा हम उसी की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवा देंगे। यानी हम लोग यहाँ पे एक फाइनल प्रोजेक्ट लेते हैं आप लोगों से, फिर उसकी बेस पर सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप देते हैं। तो आप लोग का जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो वही हम लोग रख देंगे जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी में आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और उसी की प्रिपरेशन जो है ना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी आपकी हेल्प कर देंगे। आप लोगों का जो भी कंसेप्ट होगा आप वो हमें बताइएगा, हम उसका लेआउट जो है डॉक्यूमेंटेशन का वो तो आपको यूनिवर्सिटी वाले देंगे, उसको क्या करना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम लोग आपकी उसमें हेल्प कर देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 3 मैम यहाँ पे बुलेट्स। मेरा क्वेश्चन है। जी बताएं। मैम अभी हमने जैसे सिर्फ और सिर्फ हमने नैब और नैब सेंटर को छेड़ा है, लेकिन उसमें जो हमने नैब लेफ्ट है नैब राइट है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे चला गया, ये कैसे? ये हमने नैब सेंटर को नहीं कहा, ये जो आपके लेफ्ट और राइट वाले सेंटर सेट हुए हैं ना वो हुए हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखें ये वापस आ गया अपनी असली हालत में। जी ठीक है, ठीक हो। जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस में आपके एक्स एक्सिस में आपके एलिमेंट्स को अलाइन करने में आपकी हेल्प। ठीक हो ठीक हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है जी आपकी, आप देख रहे हैं ये बुलेट्स, ये डॉट्स क्यों आ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हमने LI का टैग यूज किया हुआ है। तो अब वेबसाइट क्योंकि हम बना रहे हैं हमें कहीं में भी इन बुलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पे करते हैं LI को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं कि भाई लिस्ट स्टाइल जो है ना तुम्हारा नन चाहिए, यानी जो बुलेट्स तुम दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, रिमूव होगी। आप उन बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हो, ये सिर्फ नन प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करो तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इनको सर्कल्स बनाना चाहते हैं तो ये सर्कल बना देगा, ये इस तरह से, ये सारे के सारे सर्कल। इसके बाद अगर हम इसको कहते हैं ना कंट्रोल Z और लिस्ट स्टाइल डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर्स में ये इनको ले आएगा। ठीक है, आप इधर से अपने स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी कोई स्टाइल नहीं चाहिए तो मैं इसको कह देती हूँ लिस्ट स्टाइल। अब मुझे ये बताएंगे ये अंडरलाइन और टेक्स्ट का कलर ये ब्लू क्यों है? क्योंकि ये एंकर टैग यूज किया हुआ है, और एंकर टैग का बिहेवियर है कि जब भी आप उसके ऊपर किसी भी टैग के ऊपर एंकर टैग अप्लाई करेंगे तो ये उसका क्या करेगा, कलर भी चेंज कर देगा और उसके नीचे अंडरलाइन भी ले आएगा। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम एंकर टैग भी क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैं इसको कह देती हूँ हो गया। इनके दरमियान चाहिए स्पेस, कैसे? अब 2 तरीके हैं, आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करते हो यहाँ पे? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मैं यहाँ पे आके ये अप्लाई कर देती हूँ। एक तरीका अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं हुआ। अब देखें कुछ समझ आई है इसकी? कलर चेंज हुआ, लेकिन कोई एक क्लू है आप लोगों के लिए कि कलर चेंज क्यों हुआ, और
देख लें इसको जरा, थोड़ा सा समझे। मैंने कहा है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस दे दो। मैम जबकि जस्टिफाई कंटेंट सिर्फ जो पेरेंट सेल होगा उसमें यूज होगा, नीचे इसमें तो नहीं यूज होगा लिस्ट में। तो ये भी एक पेरेंट ही है उसका। मैं एक मिनट आती हूँ, आप लोग जरा इसको देखें, ये इसको देखें जरा आप। सेंटर को भी मैंने डी बना दिया। ये हाँ ये चीज़ बच्चे बता रही है। मैं समझ नहीं रहा हूँ। यार लेकिन इनको लहदा लेना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। ऊपर लगे 2 बोर्ड मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वो आगे ले जाओ, वो एंड में ले जाओ, वो उधर ही सही चलता वो इसके ऊपर लगाना, वो इसके ऊपर, ये जिस पार करता है और इसको डायरेक्ट लगाना, उतार इसको। ये इसके साथ में लगा हुआ है, और वो इसके ऊपर ऑप्शन है यार, इसको उतार। इसको उतार दो। नहीं, इसको उतार है, इसके आगे से उतार है, इसको लगा उल्ट। हाँ ये हाल नहीं है, हो गया, डायरेक्ट लगा दे। नहीं ये सारा लैपटॉप ही वाशरूम, लैपटॉप स्विच ऑफ कर गया मुझे। ये जो नहीं पानी ग्लास हाई टफ है यार। एक कल भी मैं सेम स्टूडेंट पासवर्ड का चेंज कैसे होगा? इसके ऊपर कैसे लगाऊंगा? वो ये है ना, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा वो कैपिटल आप समझ रहे हैं, वो नहीं है। वही बोल रहा है। पहले बोलिए। इसको जो 10 दफ़ा देखना गया क्लास वाकई ये तीजी क्लास जो थी तेरे माइंड में ये बात आई? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि चौथी क्लास तो बड़ा टाइम है। इधर से इन्होंने डिग्री भी तभी देनी है जब हमें यहाँ से कुछ आया, ये रोक देंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो फिर हो गया, टास्क देंगे, टास्क पूरे होंगे तो डिग्री नहीं पहले मैं ये इमेज वाला क्लियर करूँगा इस वीक में, फिर वो इमेज हमने कल किया वो क्लियर करूँगा, देन मैं इधर आऊँगा। मेरा ख्याल है पूछिए कि ये अगर तेरा क्लियर हो जाए तो मुझे बताएगा। फिर हम अपना बना लेंगे। अच्छा, अब ये जो आपके पास स्पेस यहाँ पे नहीं आ रही थी उसकी वजह ये है कि आप अगर देखें तो आपके जो सेंटर वाली डिव है उस डिव के पास विड्थ ही नहीं है। अगर आप देखें इसके पास सिर्फ बैकग्राउंड कलर उतना अप्लाई हुआ है जितना उसका टेक्स्ट है, ठीक है। जहाँ पे विड्थ ही नहीं है तो वो कैसे एक दूसरे के दरमियान स्पेस ले सकते हैं जब स्पेस है ही नहीं। और हम क्या कह रहे हैं कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी जितनी भी आइटम्स हैं उनके दरमियान में क्या आ जाए, स्पेस। तो स्पेस तब तक नहीं आएगी जब तक इसके पास जो है वो स्पेस
होगी नहीं। अब उसका तरीका क्या है कि आप नैब सेंटर यानी सेंटर वाले नैब को विड्थ दे दें जितनी भी आप चाहें। मैं इसको जो है ना वो 100% की पूरी स्क्रीन है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो है ना 50-60% जो है ये सेंटर वाला पार्ट विड्थ ले ले, बाकी जो 40% है 20% लेफ्ट ले ले और 20% राइट ले ले। तो अब इनके दरमियान स्पेस आ गई क्योंकि मैंने इनकी विड्थ क्या कर दी है, ज़्यादा कर दी। पहले इसलिए आ गई थी क्योंकि वो टोटल विड्थ क्योंकि पहले इसलिए आई थी क्योंकि उसके पास पूरी स्क्रीन की विड्थ थी, इसलिए खुद ही वो आ गई। आपने देखा कि वो सारे के सारे लेफ्ट में थे, राइट साइड से जगह खाली थी। जैसे ही हमने स्पेस बिटवीन कहा वो सारे लेफ्ट राइट वाले सेट हो गए। यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए ये नहीं आ रहा था। अब दूसरा तरीका जो ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि आप विड्थ देने के बजाय इनके दरमियान दे दें गैप। ठीक है, गैप मैं यहाँ पे आके कहती हूँ 20 पिक्सल। ये क्या करेगा, इन सब के दरमियान 20 पिक्सल का गैप दे देगा। गैप यानी स्पेस दे देगा। वो टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। और अब अगर हम बैकग्राउंड कलर्स का हटा दें तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ आ गई बात। आप आगे चलें, इसको लेकर देख लें। मैंने सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और गैप दे दिया, तो ये आ गया इस तरह। अब ये आइटम्स आपकी सेंटर में आ गई। अब अगला काम क्या है जी, इनका बैकग्राउंड कलर सेट करना, इमेज का साइज सेट करना। अब इमेज जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आके कह सकती हूँ कि आप देखें कि इमेज है कहाँ पे, नैब लेफ्ट के अंदर IMG का टैग। तो मैं यहाँ पे आकर कहती हूँ के डॉट नैब लेफ्ट और इसके अंदर क्या है, इमेज। ठीक है, नैब लेफ्ट पेरेंट के अंदर जो इमेज का चाइल्ड है ना उसको टारगेट करो और उसकी जो विड्थ है ना वो आप कर दो 30%। चेक करते हैं क्या लेता है। हो गया सेट ये। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें स्क्रीन का साइज मेरा थोड़ा बड़ा है, ये रहा, तो अब ये हो गया सेट। 30% थोड़ी सी इमेज छोटी है तो हम इसको जो है ना वो यहाँ पे क्या देते हैं 50%। अब ये 50% इमेज ले कहाँ से रही है, जो इसके पेरेंट की विड्थ है ना यानी नैब लेफ्ट की जो विड्थ है उसके अंदर से ये कितनी ले रही है 50% स्पेस। यानी अगर ये टेबल है तो ये इसका पेरेंट है और ये लैपटॉप है। ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ कि भाई लैपटॉप आपने ये 100% टेबल है, इसके अंदर से आपने 50% की स्पेस लेनी है। तो ये लैपटॉप क्या करेगा, टेबल के अंदर से 50% की स्पेस ले लेगा। तो टेबल इसका पेरेंट हुआ और ये जो स्पेस हमने लिया उसकी क्या है, चाइल्ड। अगर मैं कह दूंगी लैपटॉप आपने 100% ही स्पेस लेनी है तो ये 100% ले लेगा पूरे टेबल की विड्थ। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है यहाँ पे टैग्स के दरमियान। अब एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे आए तो इसको साइडों से भी स्पेस मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे आपने कहा है ना जस्टिफाई बिटवीन, वहाँ पे आप कह सकते हैं जस्टिफाई अराउंड। तो ये क्या करेगा, इनको साइडों से भी स्पेस दे देगा, साइडों से भी दे देगा और दरमियान से भी स्पेस दे देगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है आपकी जस्टिफाई इवेंटली, स्पेस इवेंटली। ये क्या करेगा, बाहर से भी और दरमियान से भी एक जितनी स्पेस देगा। अगर आप पहले वाले को देखो तो ये देखें बाहर से स्पेस कम है और दरमियान में स्पेस क्या है इनकी ज़्यादा है, लेकिन इवनली क्या करेगा, बाहर और अंदर को इक्वल कर देगा। स्पेस इवनली, इवन का मतलब भी क्या है कि बराबर। ठीक है, तो ये तो हमें भी चाहिए स्पेस अराउंड, तो हम इसको आके कह देते हैं स्पेस अराउंड, आगे इनके दरमियान स्पेस। ठीक है। अच्छा, अब क्या है जी, आइकन्स के दरमियान भी थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आइकन्स के टैग्स को टारगेट करें। ये नैब राइट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं नैब राइट और इसको कह देते हैं, ये तो पहले ही फ्लेक्स है तो उसको फ्लेक्स कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। और गैप भी डायरेक्ट अगर हम देंगे ना, मैं यहाँ पे कहती हूँ गैप 100 पिक्सल। तो इनके दरमियान गैप आया नहीं। गैप की, जस्टिफाई कंटेंट की, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज उस वक्त तक काम नहीं करेंगी जब तक आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करेंगे। तो
तो अब आपके पास एक यही तरीका है कि आप इसको आकर कर लें डिस्प्ले फ्लेक्स, आ गया अब 100 पिक्सल का गैप, ठीक है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं। इनके लिए आपको पहले पेरेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, देन आप किसको करेंगे, चाइल्ड को एक्सेस करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड कलर देखिए क्या है, वाइट। तो हमारा भी पहले से बैकग्राउंड कलर वाइट है, अगर आप दे दें तो बेहतर है, अगर आप ना दें तो कोई भी ज़रूरत इसकी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आकर नैव को ही कह देती हूँ, नैव आपने ले लेना है बैकग्राउंड कलर वाइट। उसका जो ये वाला मैंने वाइट दिया ताकि थोड़ा सा हमें फ़र्क पता चल जाए। अब आप देखें कि हमारी नैव बार जो है ना, ये ऊपर से इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये स्पेस मिली हुई है। हमने तो नहीं ली स्पेस, तो क्यों मिली है? क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, जब भी आपने खोला हुआ है क्रोम या कोई भी ब्राउज़र, जब भी आप उसमें कोई HTML की फाइल खोलते हैं ना, तो आपका ब्राउज़र आपकी HTML की फाइल को अपनी तरफ से कुछ स्टाइलिंग देता है, कुछ CSS या अपनी तरफ से अपनी HTML की फाइल को देता है। अब जैसे मैंने HTML की फाइल यहाँ पे खोली, आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। मैंने तो नहीं किया है इसका बैकग्राउंड कलर, ब्लैक भी तो हो सकता था, वाइट ही क्यों है? क्योंकि आपके ब्राउज़र में इसको अपनी तरफ से जो है ना वो बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, वाइट। अब टेक्स्ट का कलर देखें, ब्लैक है, रेड भी हो सकता था, क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राउज़र ने इसको ब्लैक ही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट किया हुआ है अपनी तरफ से। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब आप देखें ये जो स्पेस आ रही है टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, अब मैंने ये ख़त्म करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर लाइन पे आए सबसे पहले। जैसे HTML का इनिशियल कोड है ना, वैसे CSS का भी इनिशियल कोड है, इसको आप कहते हो स्टैटिक यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये क्या करेगा? पूरे ब्राउज़र की प्रॉपर्टीज को टारगेट करेगा। और इधर आकर मैं इसको कहती हूँ कि मार्जिन 0 और पैडिंग 0। जैसे मैं इसको सेव करूंगी तो आप लोग देखोगे कि इसकी साइडों से जो स्पेस है वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर काम करता है। अगर आप यहाँ पे आके कह देते हो ना बैकग्राउंड कलर ये वाला एज्यूर, तो ये सारे पेज का इसने बैकग्राउंड कलर अगर आप देखो तो चेंज हो गया। अगर मैं कोई और डार्क सा यूज़ करूँ जिससे आपको फ़र्क पता चले, तो ये देखें पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास चेंज। ये तो आइकन्स भी हो गए, आइकन्स भी हो गए, क्योंकि आइकन्स का बैकग्राउंड कलर भी हमने सेट, वो आइकन्स का बैकग्राउंड कलर भी हमने सेट नहीं किया था। तो जहाँ जहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर वाइट था वहाँ पे भी क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना आपके पास काम करता है। अब मार्जिन और पैडिंग क्या है, हमने दे तो दिया मार्जिन 0 पैडिंग 0, काम भी हो गया, हमें ये नहीं पता कि ये है क्या। तो ये मार्जिन 0 और पैडिंग 0 पार्ट हैं आपके बॉक्स मॉडल के, ये बॉक्स मॉडल। अब ये बॉक्स मॉडल क्या है? बॉक्स मॉडल ये होता है कि आपके जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं ना, जब वो ब्राउज़र पे खुलते हैं तो ब्राउज़र उन टैग्स को कंसीडर करता है एक बॉक्स, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पे आके हम कहते हैं बॉक्स मॉडल, तो ये रहा, ये जितने भी HTML के टैग्स हैं जब वो ब्राउज़र पे खुलते हैं तो ब्राउज़र उनको कंसीडर करता है एक बॉक्स की तरह। अब बॉक्स में है क्या? 4 चीज़ें हैं, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। अब कंटेंट क्या है? आपने टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपका क्या है, कंटेंट। अगर आप इसको देखें तो ये एंकर का टैग है, तो इसके अंदर जो होम है ये क्या है, उसका कंटेंट। अब कंटेंट के बाहर क्या है वो हम लोग देखेंगे। ये रहा कंटेंट। कंटेंट के बाहर होती है एक स्पेस जिसको कहा जाता है पैडिंग। पैडिंग के बाहर होती है एक आउटलाइन जिसको कहा जाता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर भी एक स्पेस होती है जिसको कहा जाता है मार्जिन। अब ये स्पेस आएगी किस तरह से, है क्या, ये देखते हैं। इसके लिए मैं लेक्चर 3 में ही चले जाती हूँ। Ctrl+Shift+T अगर कोई आपने बंद किया हुआ खोलना है तो मैं यहाँ पे एक बटन का टैग यूज़ करती हूँ, ठीक है। और बटन के अंदर लिख देती हूँ रीड मोर,
इसको दोबारा से हम लाइव करते हैं लेक्चर 3 को। ये रहा। अच्छा, ये एक बटन बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। इस बटन के अंदर आप देखें क्या है, कंटेंट। ये बाहर आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस नजर आ रही है, ये यहाँ पे ये खाली जगह, इसको कहते हैं पैडिंग। और ये जो बॉर्डर है ना, इसको कहते हैं बॉर्डरिंग। और एक स्पेस थी बाहर वाली, मार्जिन। मार्जिन क्या है कि आप देखो ऊपर वाला टैग और नीचे वाला बटन दोनों ही जुड़ गए हैं आपस में, इनके दरमियान कोई गैप, कोई स्पेस नहीं आ रही। तो इनके दरमियान स्पेस देने के लिए आप क्या यूज करोगे, मार्जिन। अब पैडिंग क्या होती है, आपके बॉर्डर के अंदर की स्पेस, यानी आपका जो बॉक्स है उसके अंदर की जो स्पेस है, और मार्जिन क्या है, बॉक्स के बाहर की स्पेस। तो ये है आपका मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट। और अगर आप ब्राउजर पे देखना चाहो ना कि ब्राउजर आपके इस बटन को कैसे एक बॉक्स की तरह कंसीडर करता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर आएंगे, वाइट स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे अपने माउस में से, और एंड पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट, आप ये खोलेंगे। इसमें आप चले जाए ना एलिमेंट्स में, तो जितने भी HTML एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट में यूज हुए हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब CSS की बात करें तो CSS आपको नीचे मिलती है स्टाइल के टैग में। तो अब आप यहाँ पे देखें जरा, अगर मैं इस टैग पे जाऊं और इस पे इंस्पेक्ट करूं, तो इसका मुझे बॉक्स मॉडल ये मिलेगा। ये देखें, ब्लू वाला कंटेंट, जैसे मैं यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, ये बटन के ऊपर ब्लू कर ही जा रहा है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, आपका बटन का कंटेंट, बॉक्स का कंटेंट। अब पैडिंग पे जाते हैं तो ये देखें, हल्का सा इसको ग्रीन ग्रीन कर रहा है, तो ये क्या है, पैडिंग। बॉर्डर पे चले जाते हैं तो ये बॉर्डर, और बाहर से अभी इसके पास मार्जिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ ना, मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि बटन को आप मार्जिन दे दो 20 पिक्सल का, तो क्या करेगा, बटन नीचे आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं मार्जिन पे जाऊं तो ये मार्जिन आ गया। तो ये होता है आपके HTML एलिमेंट जब ब्राउजर पे खुलते हैं तो ब्राउजर उनका क्या बनाता है, एक बॉक्स, और फिर उसके हिसाब से इनको क्या कर देता है, सेट कर देता है। समझ आ गई बात की। तो यही था वो आपका मार्जिन 0 और पैडिंग 0, जो आपने यहाँ पे आके कही ना कि ब्राउजर ने जो एलिमेंट्स को खुद से मार्जिन और पैडिंग दी हुई है उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो उसने यहाँ पे आके उसको खत्म कर दिया। अब अगर हम वापस चले जाएं अपने लेक्चर की तरफ, तो आप देखिए हमारी नैप बार बहुत बारीक है, हालांकि इनकी जो नैप बार है वो थोड़ी इस तरह से। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या यूज होगा, पैडिंग के मार्जिन, पैडिंग यूज होगी। आप क्या करेंगे, आप नैव के पास आएंगे, क्योंकि ये पेरेंट है, अगर आप इसके ऊपर देंगे तो सारी नैव बार के ऊपर अप्लाई होगी। हाँ, तो आप इसको कहेंगे कि भाई पैडिंग दे दो। हमें पैडिंग कहाँ से चाहिए, हमें सिर्फ टॉप और बॉटम से चाहिए। आप देखो तो लेफ्ट और राइट से हमारे पास पहले से ही स्पेस मौजूद है, सिर्फ टॉप बॉटम से चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो, पैडिंग। अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप यूज करो सेपरेट चीज, पैडिंग फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल, ठीक है, सिर्फ टॉप से। तो आप देखो कि ये टॉप से थोड़ी सी, इसको मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क कर देती हूँ, और टेक्स्ट ज़्यादा ही लाइट हो गए हैं। ये दे देते, ठीक है। अब देखें, इसको टॉप से सिर्फ स्पेस मिली है, नीचे से इसको स्पेस नहीं मिली। ऐसा ही इनको भी है और ऐसा ही इसके भी है। अच्छा, दूसरी दफा मैं उसको कह देती हूँ, अच्छा भाई पैडिंग तुमने टॉप से दे दिया तो आप पैडिंग दे दो बॉटम से भी, कितनी, 20 पिक्सल। अब ये क्या करेगा, बॉटम से भी इसको पैडिंग दे दे, ठीक है। लेकिन ये तरीका आपका सही नहीं है। अब देखिए, आपने सिर्फ पैडिंग देनी है और 2 लाइनों का कोड लिख दिया। आपका कोड कम होना चाहिए, कोड वो काम ज़्यादा करता हो, ऐसे ही आपने कोड लिखना है। तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ पैडिंग लिखें। टॉप और बॉटम से आपको सिर्फ स्पेस चाहिए ना, अब यहाँ पे 2 वैल्यू दे दें, टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 0। आपका जो पैडिंग है ना वो क्लॉकवाइज चलती है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। आप इसमें आके देंगे 4 वैल्यूज। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी किसके लिए होगी, टॉप के लिए। सेकंड वाली ऑटो होती है राइट के लिए। थर्ड वाली किसके लिए होगी, बॉटम के लिए। फोर्थ वाली किसके लिए होगी, लेफ्ट के लिए। सेव करते हैं तो आ गया, ठीक है। चारों तरफ पैडिंग आ गई है और एक ही लाइन के कोड में। लेकिन अब देखिए, हमने टॉप और बॉटम पे एक ही जैसी पैडिंग देनी है, तो आप 4 देने के बजाय आप यहाँ पे आके 2 दे सकते हैं। फर्स्ट वाली होगी टॉप और बॉटम की पैडिंग,
और सेकंड वाली होगी आपकी लेफ्ट और राइट की पैडिंग। इसी तरह से मार्जिन के लिए भी आप इसी तरीके को यूज कर सकते हो। पैडिंग की जगह आप क्या लिखोगे, मार्जिन। तो इसको अगर हमने डिफरेंट इसका साइज देना फिर हम फिर 4 वैल्यूज देंगे, ठीक है। और अगर ऊपर नीचे एक जैसी देनी है तो फिर दो। और अगर चारों तरफ ही एक जैसी पैडिंग देनी है, यानी लेफ्ट राइट से भी चाहिए, तो सिर्फ एक ही वैल्यू दे दें। ये क्या करेगा, 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल लेफ्ट, बॉटम और राइट। तो ये ऐसे कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी सिर्फ टॉप बॉटम से चाहिए, तो मैं इसको 0 कर दूँ। समझ आ गई यहाँ पे बात की। आगे चलते हैं। अच्छा, ये ओवर वाला काम मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी। अब इस सेक्शन में आ जाते हैं। इसमें क्या है, एक बैकग्राउंड पे इमेज है, ठीक है। अगर हम पहले इसका लेआउट देखें तो एक ही डिव है, इसमें सेंटर में टैग है, ठीक है। ऊपर क्या है, एक सब हेडिंग है, एक बड़ी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है और फिर एक बटन है। लेकिन अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें तो एक बैकग्राउंड पे इमेज है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो ये इमेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज है, तो बैकग्राउंड जो इमेज होती है ना, वो आपको हमेशा आपकी CSS में मिलती है, लेकिन आपने इसको पहले सेलेक्ट करना होता है HTML के एलिमेंट्स में। आप इसके ऊपर होवर करें तो ये नीचे, अगर हम बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड बार बार इसका चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये क्या करेगा, मुझे इमेज दे देगा नीचे, लेकिन ये जो है ना बहुत मूव कर रहा है। इंस्पेक्ट, अच्छा, इसको नए टैब में ओपन भला कर सकते हैं। नहीं, ये इमेज थोड़ी सी ना जल्दी जल्दी मूव कर रही है, जिसकी वजह से हम इसको जो है ना वो भी यहाँ से उठा नहीं पा रहे, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये कर लें, मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करती हूँ, अगर हो गया तो। नहीं हो रहा। अच्छा, अब हमें ये इमेज नहीं मिल रही। अदरवाइज ये क्या होता है, नीचे जाके हमें इमेज जो है ना वो मिल जाती है। आप पिक्सल्स पे चले जाएं, जहाँ से आपको हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो मिलते हैं, पिक्सल, पिक्साबे। इधर आप आ जाएं और यहाँ से जो है ना आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सल्स, ये रहा। हम यहाँ से कोई भी अच्छी सी इमेज जो है ना वो यहाँ से उठा लेते हैं, जिसको हम बैकग्राउंड पे सेट कर देंगे। तो मैं जो हूँ अभी के लिए ये वाली इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेती हूँ और इधर से इसको डाउनलोड कर लूँ। राइट क्लिक और डाउनलोड इमेज, ठीक है। तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ इसको, इमेज को। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने इमेज डाउनलोड की है इसका मैं रीनेम कर देती हूँ। इमेज बहुत लंबी है, ठीक है, नाम बहुत लंबा है इसका, लिखने बैठेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे आके कह सकती हूँ BG इमेज, सही है। अब मैं इसको कट करती हूँ और कहाँ पे रखूँगी, जाकर एसेट्स में। 224 बैच आपका और ये एसेट्स का फोल्डर, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। अब एसेट्स के फोल्डर में आकर देखते हैं इमेज पड़ी हुई है, तो ये रही आपकी BG इमेज। अब कैसे लगाएंगे इसको, इसको लगाने का तरीका ये है। अब देखो नैवबार हमारी हो गई है कंप्लीट, index.html नैवबार मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई है, सही है। तो Ctrl+Shift+T, कॉपी, और ये भेज देते हैं जी इनको।
अच्छा जी, आ जाते हैं वापस। और अब बैकग्राउंड इमेज, अब नैव बार क्योंकि हमारी कंप्लीट हो गई है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और नैव बार के नीचे एक डिव बनाती हूँ, ये रहा डिव। तो मैं इधर एक डिव बनाऊंगी और जिसके अंदर मैं ये इस सेक्शन को कहा जाता है हीरो सेक्शन। जो भी सेक्शन आपके नैव बार के नीचे होता है ना, उस सेक्शन को आप क्या कहते हो? हीरो सेक्शन। तो मैं ये कह देती हूँ कि भाई हीरो सेक्शन को एक डिव दे दो। आप यहाँ पे आकर इसके लिए सेक्शन का टैग भी यूज कर सकते हो, ठीक है? ये रहा, लेकिन इसको नाम दे देते हैं क्लास हीरो सेक्शन, ठीक है? सेक्शन का टैग भी बिल्कुल डिव की तरह ही काम करता है। अच्छा, मैं इसको आके दे देती हूँ। और एक चीज़ देखें आप, इसमें सबसे पहले ये छोटी हेडिंग, तो मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं हो रहा भाई। अच्छा, हम खुद से लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे आकर H5 यूज़ करती हूँ, छोटी हेडिंग है तो मैं यहाँ पे आके इसको कह देती हूँ लोरम 3। तो ये 3 वर्ड्स का मुझे क्या दे देगी? एक छोटी सी हेडिंग। उसके बाद एक बड़ी हेडिंग है तो उसके लिए H1 यूज़ करेंगे लोरम, और वो कोई 10 वर्ड्स की है तो मैं उसको कह देती हूँ लोरम 10। आ गया ये इस तरह से। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या है हमारे पास? नीचे एक बटन बना हुआ है और बटन में लिखा हुआ है रीड मोर। सही है, ये हमारा कुछ कंटेंट जो है ना यहाँ पे आकर तैयार हो गया। अब इसको सेंटर में लाना है और उसके बाद इस पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। पहले बैकग्राउंड इमेज ना लगा लें। हीरो सेक्शन पे मैं जाती हूँ, मैं इसको उठाती हूँ, कंट्रोल सी, CSS में आ जाते हैं, एंड पे चले जाते हैं और मैं यहाँ पे आकर इसको कह देती हूँ डॉट हीरो सेक्शन बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? URL एक फंक्शन है जिसमें आप इमेज का एड्रेस पास करते हो। डॉट स्लैश एसेट्स का फोल्डर, एसेट्स के फोल्डर के अंदर क्या है आपकी? BG इमेज। तो अब आप देखेंगे तो आपके बैकग्राउंड पे यहाँ पे इमेज अप्लाई हो गई है, लेकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि इमेज के पास हाइट ही नहीं है। तो आप इसको कह सकते हो हाइट 100 VH, हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट, यानी आपकी जो भी स्क्रीन है उसकी टोटल हाइट ये क्या करे? इमेज ले ले। अगर लैपटॉप की स्क्रीन है तो मैं अगर कहती हूँ ना 100 VH, तो इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लैपटॉप की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। अगर मैं 100 VH मोबाइल पे कहूँगी तो ये मोबाइल की पूरी स्क्रीन को क्या करेगा? कवर कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ 100 VH, तो ये देखें पूरी स्क्रीन आ गई, लेकिन अब इमेज हमारी सही तरह से सेट नहीं है। मसला क्या है कि वो जो अंदर वो जो रेड हाउसेस थे वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो आप उसको कैसे सेट करोगे? उसके लिए आपके पास बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर आ जाएगा इस तरह से। अभी भी जूम है ये ज़्यादा, ठीक है? आप इसको कह दें बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, यानी इमेज जो है ना रिपीट ना करे आपकी। उसके बाद आप कहेंगे बैकग्राउंड साइज, और साइज आपका क्या होगा? कवर, यानी पूरे बैकग्राउंड को ये क्या करेगा? होगी सेट, पिक्सलेट भी नहीं हो रही, अच्छी तरह से आपकी इमेज आ गई है। अब एक और मसला है, आपकी जो इमेज है उसके ऊपर एक ये वाइट कलर का शेडो भी आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है भाई कि आपकी ये जो आपने जो डायरेक्ट कंटेंट लिख दिया ना, इन्होंने इसको डिव में रैप किया हुआ है, डिव डॉट BG कलर, एंटर। तो ये रहा, और ये रहा, और ये जो BG कलर है इसको इन्होंने क्या किया हुआ है? बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। इमेज के ऊपर एक डिव है जिसको दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ पे आके देखें बैकग्राउंड कलर, मैं इसको ये वाला दे देती हूँ, और ये रहा आ गया इसके ऊपर कलर। हाइट और विड्थ हम इसकी सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी देखो कलर हमारा डार्क है, उनका लाइट है, तो कलर की डार्कनेस का कम करने के लिए हम कहते हैं ओपेसिटी की टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये जो लाइन आ रही है ना अल्फा वैल्यू,
तो आप इसको जो है ना वो नीचे ले आए तो ये ओपेसिटी यानी कलर की जो डार्कनेस है ना वो कम होती जाएगी। हो रही है? ठीक है। अच्छा, अब इसको सेट करना है, उसके लिए क्या तरीका है, आप इसको दे दें विड्थ। मैं इसको जो है डर हो रहे हैं, उसको मैं सेट कर देती हूँ। इसकी विड्थ मैं इसको दे देती हूँ 50%। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन का हाफ ले लेगा। ले लिया। हाइट मुझे चाहिए स्क्रीन की हाइट, और मैं इसको कह देती हूँ 70 VH, यानी यहाँ स्क्रीन की थोड़ी सी कम हाइट। तो ये ऐसे, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो मैं इसको सेंटर में लाने के लिए ये जो डिव है बीजी कलर वाली, इसका पेरेंट कौन है, हीरो सेक्शन। ऐसा ही है, ये डिव सेक्शन के अंदर है और सेक्शन को क्लास क्या दी हुई है हमने, हीरो सेक्शन। तो मैं यहाँ पे आके कह सकती हूँ हीरो सेक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कह देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या करे, सेंटर में आ जाए, तो आप देखो ये लेफ्ट से आ गया सेंटर में। वाई एक्सिस में भी सेंटर में चाहिए, तो आप क्या कहोगे, अलाइन आइटम सेंटर, आ गया सेंटर में। इसके अंदर ये जो कंटेंट है इसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए यही तीनों प्रॉपर्टीज आप बीजी कलर को दे दो। अब एक यहाँ पे मसला आएगा, वो ये कि सारे का सारा कंटेंट आपका एक रो में आ गया, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स क्या करता है, जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उन सबको एक ही लाइन में ले आता है। लेकिन हमें तो ये कॉलम में चाहिए, तो आप इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना वो क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम। तो ये क्या करेगा, इन सबको कॉलम में ले आएगा और सेंटर में ले आया, ठीक है। तो अब आप अगला काम आप लोगों का है ये वाला, इसको तो इसके जैसा ही स्टाइल करना है, ये आइकन्स भी लगाने हैं, ठीक है। ये बटन इसी तरह से बनना चाहिए, और ये वाला सेक्शन, ये कार्ड जो है ये आपने बना के आना है, ठीक है। कार्ड्स वैसे ही बनेंगे जैसे आपने इमेज लगाई थी, इमेज लगाकर उसके नीचे हेडिंग दे देनी है, पैराग्राफ, इमेज की डिव दे देनी है। यानी आप लेंगे यहाँ पे एक बड़ी डिव, उसके अंदर बनाएंगे 3 डिव, तो हर डिव को एक सेपरेट विड्थ दे देंगे आप, 30%, 30% और 30%, और इनके अंदर इमेजेस लगाएंगे, और उसके बाद उसके पेरेंट को आप क्या करेंगे, फ्लेक्स। तो ये सारे इस तरह से आ जाएंगे, और इनके दरमियान ये जो स्पेस है इसके लिए आप यूज़ करेंगे गैप, तो गैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, इमेज के साथ सेम ही होगा, फिर उनको वैप देना पड़ेगा, बैठ देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। स्टॉप कर दूँ रिकॉर्डिंग।